का सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स का डेफिनेशन देता है। ये कहता है कि जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मोमेंटम पर डिपेंड करता है ना। फोर्स की एक नई डेफिनेशन देता है। ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस बात का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़रा समझना। पहले हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट का मोमेंटम था एम यू, याद है। यू और वी क्या होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है फाइनल वेलोसिटी। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी होता है फाइनल वेलोसिटी। ये दो चीज़ें होती हैं, यू और वी। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी। जिससे वो पहले चल रहा था वो यू और जिससे वो अब चल रहा है वो वी। मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, वो होगा एम यू। मानते हैं इस बात को, इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम वी। मास इनटू वेलोसिटी तो होता है, तो इनिशियल एम यू, फाइनल एम वी। ये क्या कह रहा है कि जो फोर्स होता है ना वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट मतलब अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। मुझे बताओ एम वी माइनस एम यू में एम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, वी माइनस यू अपॉन टी। और तुमको पता है वी माइनस यू अपॉन टी जो है ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये एक्सेलरेशन है। तो इससे हमारा फोर्स का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है एम इंटू ए। और अब ये जो हमें नया मिला है एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, इससे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट पता है क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। चलो इतना तो समझ गए कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है एम इंटू ए करके, है ना। याद रखना फोर्स एम इंटू ए तो आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ही फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, 1 न्यूटन को डिफाइन करना भी आना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट है 1 kg मास वाला और वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास एक्सेलरेट्स थ्रू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब हम 1 kg ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है 1 kg मास वाला और वो पता है किससे एक्सेलरेट कर रहा है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास एक्सेलरेट्स थ्रू 1 मीटर पर सेकेंड square, then force is said to be 1 Newton. Force is said to be 1 Newton. याद रखना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। ठीक है, ये किस, अच्छा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, न्यूटन के सेकेंड लॉ का। अगर कोई तुमसे पूछे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दो तो तुम यही लिखोगे F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये क्या है, फोर्स का एक फॉर्मूला है ना, ये कहीं ना कहीं न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही तो आया है। तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और फोर्स की देखो 2 यूनिट्स होती हैं, तुमको पता है, एक तो एसआई यूनिट होती है और एक सीजीएस यूनिट होती है। इसकी एसआई यूनिट देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना फोर्स का। देखो ये जो हमारा एक यूनिट होती है, हम मास को केजी में लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, या फिर हम मास को ग्राम में लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको ना हम ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ को हम पता है क्या बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं न्यूटन। इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन और इसको हम बोलते हैं डाइन। एक न्यूटन में पता है कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, देखना ज़रा। एक न्यूटन का मतलब 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 डाइन मतलब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है 1 kg में क्या है, जल्दी बताओ। 1 kg में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 10 की पावर 5 बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक ट्रक है जिसका मास है m और उस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसी ट्रक में हमने क्या करा, इफ़ द ट्रक इज़ देन लोडेड विद मास इक्वल टू मास ऑफ ट्रक,
उसी ट्रक पे हमने क्या करा है, उसी ट्रक पर हमने उतना ही मास डाल दिया जितना उस ट्रक का मास था, और उसके बाद हमने फोर्स को भी आधा कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम हो जाएगा? देखो क्या करा है, पहले फोर्स का फॉर्मूला था m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला पहले हमारा यही तो था, m इंटू ए। ठीक है, कर लेते हैं। हमारा एक ट्रक था, ट्रक का मास कितना था m, और वो F फोर्स से चल रहा था। हमने क्या करा, ट्रक पे उतना ही मास डाल दिया जितना ट्रक का खुद का मास था, और अब हमें फोर्स को भी हमने आधा कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम्स चेंज होगा, हमें ये बताना है। मुझे पहले ये बताओ, F का फॉर्मूला m इंटू ए है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। और अब हमने क्या करा है, देखो पहले मास तो m था, अब m मास में m मास और जोड़ दिया, मतलब टोटल मास कितना हो गया? 2m हो गया। पहले ही m था, m प्लस m, अब मास कितना हो गया? 2m। और हमने फोर्स को क्या कर दिया? फोर्स को आधा कर दिया, मतलब अब फोर्स हो गया F/2। समझ रहे हो, हमने फोर्स को तो F/2 कर दिया है और m को आधा कर दिया। पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, नए एक्सेलरेशन में हमने क्या करा है, फोर्स को तो आधा कर दिया F/2, और मास को क्या कर दिया? m प्लस m यानी 2m कर दिया। यानी कि अब जो नया फोर्स है ना, ये देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर 4 बन जाएंगे। तो अब जो नया फोर्स है वो क्या हो गया है, नया एक्सेलरेशन वो 1/4 हो गया है। नया एक्सेलरेशन क्या हो गया है? 1/4 हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अच्छा, फोर्स और मोमेंटम में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, बहुत सारा डिफरेंस है। बस हाँ, मोमेंटम फोर्स का एक डिसाइडिंग फैक्टर है। फोर्स की डेफिनेशन लिख देंगे, जब भी डिफरेंस आता है तो पहला पॉइंट तो दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, और दूसरा पॉइंट यूनिट का हो जाएगा। मुझे बताओ, फोर्स हमें पता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था, या फिर फोर्स एक ऐसा पुश या पुल था जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता था। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन थी, मोमेंटम की SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड थी। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी। ये फॉर्मूलेज थे, है ना। अच्छा, मुझे बताओ, न्यूटन के सेकंड लॉ की कोई एप्लीकेशन पता है तुमको? न्यूटन के सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि वही वाली बातें हैं कि मतलब अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा। एक छोटा सा पत्थर, एक बड़ा पत्थर, कौन फोर्स ज़्यादा लगा पा रहा है? बड़ा पत्थर। बस ये 3 बातों पर करता है कि फोर्स जो है वो mv/t है, मतलब 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। मास पे कैसे कि भैया भारी ऑब्जेक्ट तो फोर्स ज़्यादा, वेलोसिटी पे कैसे, वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, और टाइम के इन्वर्स है। टाइम के इन्वर्स मतलब टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगने लगेगा, और टाइम कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर तुम 4th फ्लोर से कूद रहे हो और नीचे कुशन रखा है, और दूसरे केस में सीमेंटेड फ्लोर है। ठीक है, एक बार तो क्या है, तुम ऊपर से कूद रहे हो, नीचे एक बार तो कुशन है, और दूसरे केस में क्या है, बिल्कुल सीमेंटेड फ्लोर है। तो किस में चोट ज़्यादा लगेगी? सीमेंटेड फ्लोर में। क्यों? तुम्हारा मास तो वही है, उतनी डिस्टेंस से तुम कूद रहे हो, उतनी हाइट से कूद रहे हो, उतनी वेलोसिटी से कूद रहे हो, तो डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस आया। पता है क्यों आया है डिफरेंस? क्योंकि कुशन क्या है, जब हम कुशन पे गिरते हैं ना तो कुशन थोड़ा सा कंप्रेस कर जाता है, और जब कुशन कंप्रेस करता है तो टाइम बढ़ जाता है, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगने लगेगा। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगने लगेगा। समझ गए? टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स अपने आप कम लगने लगेगा। ऐसे ही जो क्रिकेटर है वो क्या करता है, बॉल को कैच करते समय हाथ पीछे कर लेता है ताकि टाइम बढ़ा पाए। टाइम बढ़ाएगा तो क्या होने लगेगा? फोर्स कम लगने लगेगा। ये सारे एग्जाम्पल है न्यूटन के सेकेंड लॉ पर बेस्ड।